और मेरे चिया लोग क्या हालचाल, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, जैसे कि पिछले क्लास में आपने बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखा था और हमने आपसे वादा किया था कि हम क्लास 12 का पी ब्लॉक का लेक्चर लेकर आएंगे। तो उस तय किए गए वादे के अनुसार मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं क्या, पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक में ध्यान से समझना, क्लास 11 में भी पी ब्लॉक है आपका और क्लास 12 में भी है। क्लास 11 में पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली के बारे में डिटेल दिया गया है और उसके बाद जितना भी फैमिली बचा आपका, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है ना, फ्लोरीन फैमिली है जिसको हैलोजन बोलते हैं और शून्य समूह के तत्व है हीलियम फैमिली, ठीक है ना। तो उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है किसमें, क्लास 12 में। तो ज़्यादा नंबर का कहीं क्वेश्चन आता है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है ना, चाहे आपका BSc हो, तो ज़्यादातर तो पूछा जाता है कौन सा, पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली को। किसको, नाइट्रोजन फैमिली को। तो आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली। तो सभी लोग कॉपी पेन निकाल लो जी और कहानी शुरू करते हैं। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले एक बात और, सभी लोग हमारा प्ले स्टोर में एक्सेलरेट एकेडमी A2 नाम से ऐप है, उसको आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जितना भी चैप्टर का नोट्स है आपको उस ऐप में मिलेगा और आज से मैं आपको नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। देखो पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक के बारे में क्या कहानी बोला था, पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये निकला था। तो मैं आप लोगों को क्या बोला था कि मान लो मैं कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता हूँ और अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी कक्षक में प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है, पी कक्षक में, ठीक है, तो उस तत्व को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, जैसे कि देखो हम लोग इधर देख रहे हैं वर्ग क्रमांक 13 से लेकर के वर्ग क्रमांक 18 तक। वर्ग क्रमांक 13 से लेकर के वर्ग क्रमांक 18 तक हम लोग तत्वों को देखेंगे। जैसे कि आपका बोरान है, बोरान का परमाणु क्रमांक होता है कितना आपका, 5। तो 1s2 2s2 2p1, क्या आ गया, 2p1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित हुआ, पी कक्षक में। इस कारण ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व। अच्छा, जैसे फास्फोरस को ले लो, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो क्या हो जाएगा जी आपका, चलो बताओ, 1s2, क्या हो जाएगा आपका, 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या हो जाएगा, 3। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें भी कहाँ भरा है, पी कक्षक में। कहाँ भरा, पी कक्षक में। यहाँ पर देखो 6 4 10 10 2 12 12 और 3 15 15 होता है ना भाई। तो पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा। तो क्या बताओगे, पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, कि वे तत्व जब जिनका हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो उनमें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो उनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भरा जाएगा, पी कक्षक में। कहाँ भरा जाएगा, पी कक्षक में। ठीक है, तो हमको पढ़ना क्या है और किस क्रम में पढ़ना है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझो भाई। क्या क्या पढ़ना है और किस क्रम में पढ़ना है इसके बारे में ध्यान देना। हम लोग को कैसे पढ़ना है इस चैप्टर में ध्यान देना। जैसे कि ये है आपका नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद है ये आपका ऑक्सीजन फैमिली, ये है आपका हैलोजन फैमिली और ये आपका हीलियम फैमिली। टोटल कितना फैमिली पढ़ना है, 4। ठीक है ना। अच्छा, नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोलते हैं, बोला था मैं, निकोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकोजन्स। ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं, कैल्कोजन बोलते हैं। कई लोग चैल्कोजन बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेना आप लोगों को चैल्कोजन बोलना है कि कैल्कोजन। अच्छा, फ्लोरीन वाले फैमिली को क्या बोलते हैं हम लोग, हैलोजन। हैलोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। और हीलियम वाले को तो सब जान रहे हो भाई, शून्य समूह बोलते हैं या उत्कृष्ट गैस बोलते हैं हम लोग, या नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा नाम है इसका। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सबको समझ आ रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना कैसा है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं आपको ये नाइट्रोजन फैमिली बोलूँगा तो नाइट्रोजन फैमिली का सामान्य गुण बताऊंगा। मतलब नाइट्रोजन फैमिली का क्या क्या भौतिक गुण है, क्या क्या रासायनिक गुण है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कोई एक कंपाउंड को उठाएंगे, जैसे कि नाइट्रोजन को उठा लिया मैं, और नाइट्रोजन को उठा करके ध्यान से समझना, इसको हम लोग किस तरीके से इसका क्या बोलते हैं, बनाया जाता है, निर्माण विधि या प्राप्त करने की विधि, कैसे प्राप्त करते हैं भाई। उसके बाद उसका भौतिक गुण, उसके बाद उसका रासायनिक गुण पढ़ोगे और उसके बाद उसका क्या पढ़ोगे, उपयोग। समझ रहे हो, इतना हो जाएगा। उसके बाद ये जो तत्व है इसका और कितना यौगिक बनता है, जैसे कि नाइट्रोजन का यौगिक है क्या आपका अमोनिया, और क्या है HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, तो इसके बारे में पढ़ोगे। फिर इसका वही भौतिक गुण, निर्माण विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ऐसा करके पढ़ोगे, तब जाकर ये नाइट्रोजन कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग फास्फोरस का कहानी में पढ़ेंगे कि फास्फोरस का निर्माण कैसे किया जाता है और फास्फोरस के कौन कौन से यौगिक है, जैसे फास्फिन। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा,
वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसका भौतिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, फिर कोई एक तत्व को उठाएंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का निर्माण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, उसका क्या भौतिक गुण है, उसका क्या रासायनिक गुण, उसको देखेंगे। उसके बाद उसके क्या पढ़ेंगे, यौगिक। जैसे ऑक्सीजन के यौगिक में क्या है, ओजोन है, तो ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अच्छा खासा लंबा चैप्टर है, अराउंड 10 लेक्चर से तो कम नहीं होगा, इतना मान लो। और हर दिन आपको इसका 2 लेक्चर मिलेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग आज किसका, वर्ग क्रमांक 15, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं आपका नाइट्रोजन फैमिली, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, निकोजन्स। क्या बोलते हैं, निकोजन्स। क्या बोलते हैं, निकोजन्स। चलो शुरुआत करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली वर्ग क्रमांक कितना, 15। वर्ग क्रमांक 15 में, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, ऐसे करके याद करवाए थे ना, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। टोटल कितने तत्व, 1 2 3 4 और ये 5 तत्व आते हैं भाई। अच्छा, वर्ग क्रमांक 15 के जो तत्व होते हैं हम लोग इनको बोलते हैं क्या, निकोजन्स। निकोजन्स जिसका अर्थ होता है दम घुटाने वाला, यानी कि ऐसा गैस है जो दम को घुटा सकता है भाई, ठीक है ना, सांस लेने में क्या होगा आपको दिक्कत। और इसका जो यौगिक बनता है, निकोजन्स का जो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा, जैसे NH3 बन गया और क्या बन जाएगा, HNO3, तो उनको हम लोग बोलेंगे क्या, निकोनाइड्स। क्या बोलेंगे, निकोनाइड्स। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, क्या बोला था मैं, ध्यान से समझना। इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना जी। अच्छा, यहाँ पास आप लोगों को ऐसा जो नोट्स है ना, हमारा हैंड रिटन नोट्स हमारे कोचिंग का, ठीक है, तो उसके बारे में बताया जा रहा था, ठीक है। तो नोट्स रहेगा, नोट्स हमारे सामने में रहेगा और नोट्स के थ्रू हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, आवर्त सारणी में वर्ग क्रमांक 13 से लेकर के 18 तक के तत्वों को क्या बोलते हैं हम लोग, पी ब्लॉक के तत्व। और इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं जी, पी कक्षक में। और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कहाँ से कहाँ तक होता है, NH2 NP 1 से लेकर के 6, यानी पी कक्षक कहाँ भरता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरता है ना पी कक्षक में। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, चलो देखो, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे समूह क्रमांक 15 के तत्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को वर्ग क्रमांक 15 में रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे ना, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो NH2 NP3, पूरे वर्ग का बता रहा हूँ, कोई एक तत्व का नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहा हूँ, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है आपका कितना, 7। कैसे निकालोगे, 1s2 2s2 2p3, ये हुआ 1s2 2s2 2p3। अच्छा, यहाँ पास देखो, ये n से कंपेयर कर सकते हो क्या, इसका ध्यान देना तो भाई, ठीक है। यहाँ पास देखो, इसको n है ये 2 और ये भी वही 6, 2 ना, तो n, ठीक है। तो NH2 NP3। अच्छा, फास्फोरस का देखो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15, 1s2 2s2 2p6 3s2, लास्ट क्या आ रहा है, 3p3। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होता है, NH2 NP3, जहाँ n बराबर क्या है, तुम्हारे कोष की संख्या। चलो, अच्छा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, हम लोग इनको क्या बोलते हैं, निकोजन्स बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है क्या, दम घुटाने वाला। और इसका जितना भी यौगिक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निकोनाइड्स। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन सा धातु है और कौन कौन सा अधातु, इसके बारे में जान लेते हैं। हमको पता है कि पी ब्लॉक के जो अधिकतर तत्व होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, अधातु। और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको संक्रमण धातु भी बोलते हैं, याद है कि नहीं? लेकिन हाँ, लास्ट का जिंक, कैडमियम और Hg, ठीक है, ये संक्रमण धातु नहीं होता, ठीक। चलो ध्यान से समझना, नाइट्रोजन फैमिली है, ध्यान से समझो। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों होते हैं आपके क्या, अधातु। क्या होंगे, अधातु। आर्सेनिक और एंटीमनी, आज सब जिसको बोला था मैं, ये होते हैं आपके उपधातु, मतलब कुछ गुण धातु जैसा और कुछ गुण अधातु जैसा। और आपका बिस्मथ होता है क्या, धातु। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब धात्विक गुण जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, सॉरी, ठीक है ना, अधात्विक गुण जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा, कम। समझ आया कि नहीं? नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन और फास्फोरस मात्र 2 ठोक है अधातु। उसके बाद आपका क्या क्या है, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये दोनों क्या है आपके उपधातु। और सबसे लास्ट में जो उपस्थित है रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है ना, बिस्मथ, परमाणु क्रमांक होता है इसका कितना, 83, ठीक है, ये है आपका क्या, धातु। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया भाई, वर्ग क्रमांक 15 में कौन कौन से तत्व हैं और कौन कौन सा धातु है और कौन कौन सा अधातु। अब सबसे पहला जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और वो सबसे पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आपका क्या, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं, भौतिक गुण बोल रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है आपको नाइट्रोजन फैमिली का। नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, नहीं पढ़ेंगे आज
सब भी। ठीक है ना। अब हमको कैसे याद रखना है, परमाणु क्रमांक याद है भैया, बाकी 2 ठोक तो याद है, इसके आगे का याद नहीं है। ठीक है, तो कैसे याद करते हैं बताया था ना मैं, ये 7 है, ये 15 है, पहले तो 8 जोड़े, उसके बाद यहाँ पास कितना जोड़ोगे 18, फिर उसके बाद फिर कितना जोड़ोगे 18, फिर लास्ट में कितना जोड़ दोगे 32। तो 15 + 18 करो, 8 5 13 का 3 हासिल आया 1। ठीक है ना, 2 और 1 3, तो इसका आर्सेनिक का कितना हो गया आपका 33 हो गया। कितना हो गया 33 हो गया भाई। ठीक है 33 हो गया। अब 33 में फिर 18 जोड़ोगे, 8 3 कितना हो जाएगा 11, 1 आया, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये कितना हो गया आपका 51। और 51 में फिर कितना जोड़ दोगे 32 3 5 3 8, तो ये हो गया आपका कितना 83। कितना हो गया 83। अरे आप लोग पढ़े थे ना 2 8 8 2 8 8 18 18 32। ठीक है ना, यानी कि सबसे पहला वाला जो कोर्स रहेगा उसमें 2, उसके बाद 8 फिर 18 फिर 18 फिर लास्ट में कितना होता है 32। क्लियर है। तो उस हिसाब से निकालते जाते हैं, कोषों की संख्या बढ़ता है ना वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आप लोगों को याद रखना है भाई। कैसे याद रखना है कि नाइट्रोजन है मान लो, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक इसका कितना है 7। ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा आपका फास्फोरस, तो 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 15। आर्सेनिक है उसमें 18 जोड़ोगे, 15 में 18 जोड़ोगे कितना आएगा 33। उसके बाद एंटीमनी में 18 जोड़ोगे क्या आएगा 51, और उसके बाद बिस्मथ में कितना जोड़ोगे 32, तो कितना आ जाएगा आपका 83। कितना आ जाएगा आपका 83। समझ आया कि नहीं इतना, यहाँ तक क्लियर है। किस तरीके से परमाणु क्रमांक को हमको याद रखे रहना है। ठीक है, अच्छा चलो भाई, तो ध्यान देते हैं किस तरीके से आपको ध्यान दो। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ ताकि मेरा थोड़ा सा स्पेस बने। ठीक, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। नॉर्मली कैसे निकालते हो 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हो 1s2 2s2 2p3। टोटल 7 आ गया ना, 2 2 4 और 3 7। अच्छा, इसको और कैसे करके लिख सकते हो, देखो तो 1s2 किसका है हीलियम का है, हाँ हीलियम लिख दिया भैया। उसके बाद 2s2 2p3। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है NH2 NP3। अब बीच पढ़े थे रे, याद है कि नहीं NH2 NP3। अच्छा, फास्फोरस का निकालो भैया। फास्फोरस का निकालोगे तो कैसे होगा 1s2 2s2 2p6, फिर क्या है 3s2, फिर क्या आएगा 3p3। तो देखो 6 4 10 10 2 12 और 12 3 15। अच्छा, ऐसा भी करके लिख सकते हो क्या, इतना 6 4 10 10 कितना होता है, किसका होता है, ये किसका होता है नियॉन का होता है। नियॉन के बाद क्या हो जाएगा 3s2 3p3। ऐसे करके भी तो लिख सकते हो ना भाई आप लोग, क्या लिख सकते हो 3s2 3p3। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कैसे लिखना है। अब इसके बाद तो तुम लोग फटाफट बना लोगे। यदि ये 2s है तो ये 3s है, तो ये क्या होगा 4s2 और क्या हो जाएगा 4p3। ये क्या हो जाएगा 5s2 और क्या हो जाएगा 5p3। ये क्या हो जाएगा 6s2 और इसके बाद क्या हो जाएगा 6p3। अच्छा, इसको कैसे करके लिख सकते हो बोला था मैं, हीलियम के बाद नियॉन। ठीक है, 1 मिनट रुकना। हीलियम के बाद आपका सॉरी कहाँ पास चले गए हम लोग, हाँ हीलियम के बाद आपका क्या उपस्थित है जी हीलियम नियॉन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आर्गन। ठीक है ना, आर्गन आ जाता है ना, ये हो जाएगा 4s2 4p3। ऐसे करके भी तो लिख सकते हो। अच्छा, और कौन आ जाएगा क्रिप्टॉन आता है इसके बाद। क्रिप्टॉन के बाद क्या लिख सकते हो 5s2 5p3। और कैसे लिख सकते हो क्रिप्टॉन के बाद, ठीक है रेडॉन आएगा ना। ठीक है, 1 मिनट रेडॉन बोल रहा हूँ जी, जेनॉन आएगा, सॉरी क्या आएगा आपका जेनॉन का होता है 56, जेनॉन नहीं 56 नहीं ज़्यादा होता, जेनॉन का आएगा। ठीक है, जेनॉन का आएगा। उसके बाद क्या लिखोगे 6s2 6p3। समझ आ रहा है कि नहीं कैसे लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो एकदम लंबा चौड़ा लिखो, या तो फिर तुम लोग क्या करना अक्रिय गैस का नाम लिख देना और उसके बाद क्या आ रहा है उसको लिख देना 6s2 6p3। ऐसे करके भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक समझ आया कि नहीं देख लो भाई। ठीक है, देख लो 1s2 2s2 2p3 2s2 2p3। 1s2 का क्या हो जाता है हीलियम का है ना, तो हीलियम लिख दिया, फिर नियॉन लिख सकते हो इतना को, और इसको 3s2 3p3 ऐसे करके भी शो कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको क्लियर होगा। मैं बेसिक में भी इसको पढ़ा चुका था, तो ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो निकाल लिए, उसके बाद देखते हैं भौतिक गुण में ही दूसरा जो आपका प्रॉपर्टी है अवस्था, भौतिक अवस्था। कौन सा अवस्था, भौतिक अवस्था। आप ध्यान से समझना, 1 मिनट रुकना। ठीक है, ध्यान दें, नाइट्रोजन फैमिली में नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, ये है ना। ठीक है, अब इसमें जो पहला तत्व है नाइट्रोजन, ये बस होता है आपके कौन सा अवस्था में बोल रहा हूँ मैं, गैस अवस्था में। और जितने भी बाकी तत्व हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं ठोस अवस्था में।
कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था। और इसमें भी आर्सेनिक जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रबल ठोस। क्या बोलेंगे? प्रबल ठोस। क्लियर है? तो ऐसा मान लो क्वेश्चन आ जाए कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन बस कौन सी अवस्था में रहता है? गैस अवस्था, जबकि अन्य सभी तत्व, वर्ग क्रमांक 15 के अन्य सभी तत्व कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? बोल रहा हूं मैं आपका, कौन सा अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो इसका रीजन दोगे तो क्या रीजन दोगे? याद रखना, नाइट्रोजन जो रहता है वो क्या बनाता है? बहुबंध। नाइट्रोजन किसका निर्माण करता है? बहुबंध। अब बहुबंध किसे कहते हैं जी? ठीक है, जिसमें बहु को बंद कर दिया जाए उसको बहुबंध बोलेंगे क्या? नहीं, जिसमें बहुत सारा बंध बने। क्या बने? बहुत सारा बंध बने। जैसे कि देखो, एक सिंगल बॉन्ड को एकल बंध, उसके बाद जितना भी आ जाए, डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड, तो इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? बहुबंध। क्या बोलते हैं? बहुबंध। तो ध्यान से समझना है, नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? 7। लास्ट टाइम कितना आता है? 5। तो 1 2 3 4 5, 5 ठोक है। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है, तो ये एक और दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा? ऐसे बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पास से 3 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और ये वाला इधर से 3 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो इसका अष्टक पूरा, इस वाले का भी अष्टक क्या हो गया? आपका पूरा हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? इस वाले का अष्टक भी पूरा हो गया और इस वाले का भी अष्टक, ये दे दीजिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और ये 3। तो क्या बना? ट्रिपल बॉन्ड बना। तो नाइट्रोजन जो रहता है, ध्यान से समझना, बहुबंध बनाने का प्रकृति रखता है। क्या रखता है? बहुबंध बनाने का प्रकृति। और बहुबंध बनाने के प्रकृति के कारण ही ये कौन से अवस्था में पाया जा रहा है? N2 अवस्था में। दो ठो नाइट्रोजन एक साथ है, कौन से अवस्था में पाया जा रहा है? N2 अवस्था। और N2 अवस्था में होने के कारण ही, N2 अवस्था में होने के कारण ये कौन से अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जितने भी अन्य तत्व हैं, जैसे फास्फोरस वगैरह है, ठीक है, तो ये बहुबंध नहीं बनाते, ये बहुबंध नहीं बनाते, ये चतुर्परमाणुविक अवस्था में होता है। मतलब फास्फोरस ऐसा P4 के रूप में पाया जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? कौन से रूप में पाया जाएगा? P4 के रूप में। जैसे Sb रहे, Sb4 ऐसे करके भी बन सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो जी? ठीक है, कि जो नाइट्रोजन रहता है उसमें बहुबंध पाया जाता है, जबकि अन्य अदर जितने भी परमाणु हैं उसमें बहुबंध नहीं पाया जाता। इस कारण वो जो द्विपरमाणु का अवस्था है उसमें ना होकर कौन सा अवस्था में रहता है? चतुर्परमाणु का अवस्था। और चतुर्परमाणु का अवस्था में रहने के कारण वो कौन सा अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। कौन सा अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। क्या क्वेश्चन? कि क्या कारण है, ऐसे का भी क्वेश्चन आ जाए ना आपका, क्या क्वेश्चन आ जाए? क्या कारण है कि N2 गैस अवस्था में पाया जाता है? गैस अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है, जबकि अन्य सभी तत्व, अन्य, जबकि वर्ग क्रमांक 15 के अन्य सभी तत्व, ऐसे लिखेंगे ना, वर्ग क्रमांक 15 के अन्य सभी तत्व ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। तो आपको रीजन ये देना रहेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो सब लोग पढ़े क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ लिए? उसका भौतिक अवस्था। अच्छा, उससे पहले क्या पढ़े थे? नाइट्रोजन और फास्फोरस जो रहता है वो दोनों केवल क्या है? अधातु। उसके बाद दोनों के 2 तत्व आ रहे थे, वो दोनों क्या है? उपधातु। और सबसे लास्ट में जो बिस्मथ था वो है आपका कौन सा? धातु। क्या है? धातु। तो ये कहानी तो हो गया भाई आपका, ठीक है, भौतिक अवस्था वाला। दूसरा कहानी देखो किसका? परमाणु त्रिज्या का। परमाणु त्रिज्या या उसी को बोल देते हैं हम लोग क्या? आकार। क्या बोल देते हैं? आकार। अब आकार का क्या खेल था? मैं तुम लोग को जब बेसिक का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, इनऑर्गेनिक का, ठीक है, तो क्या बोला था कि आकार को केवल 2 कारक प्रभावित करता है। या तो एक तो पहला है जेड इफेक्ट, जो आकार को क्या करता है? छोटा। और दूसरा परिरक्षण प्रभाव। क्या? परिरक्षण प्रभाव, जो कि आकार को क्या करेगा? बड़ा करेगा। क्या करेगा? बड़ा। अब चूंकि हम लोग वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं ना, वर्ग में क्या है? नाइट्रोजन फैमिली है, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, ऐसा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है, ध्यान समझना, परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो ये 2 और 5 ऐसा जाएगा। ये कैसे जाएगा? 2 8 5 जाएगा। ये कैसे जाएगा? 2 8 18 5 ऐसे करके जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे हम लोग क्या होते जा रहे हैं? नीचे आते जा रहे हैं। तो यहाँ पास केवल K और L कोष था, तो यहाँ पास अब क्या बन गया? K L और M 3 कोष बन गया। समझ रहे हो नहीं? यहाँ पास K L M और N कोष बन गया। तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अंतिम 72 कोष तक की दूरी क्या होती जा रही है? बढ़ रही है। मतलब परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, परमाणु त्रिज्या जो रहता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तुम लोग पढ़े होगे 11वीं में। एक होता है आपका सहसंयोजक त्रिज्या, एक होता है वान डेर वाल त्रिज्या, एक होता है आपका आयनिक त्रिज्या, और एक होता है आपका क्या? मेटालिक त्रिज्या, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक त्रिज्या। ठीक है, तो हम लोग जो अलग अलग त्रिज्या है ना उसके बारे में पहले तो बात नहीं कर रहे हैं, पहले एक नॉर्मल कॉमन सा बात कर रहे हैं। कॉमन सा बात क्या है?
ध्यान से समझो कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या लगातार बढ़ेगा, कोषों की संख्या बढ़ेगा तो बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं उससे नाभिक की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और नाभिक का जो आकर्षण का प्रभाव है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आए तो कोषों की संख्या क्या होती गई, बढ़ते गई। कोषों की संख्या बढ़ गई तो नाभिक से बाह्यतम कोष तक की दूरी जो है क्या हो गई, बढ़ गई। तो नाभिक अपेक्षाकृत जितना प्रभाव दिखाना चाहिए किसको, बाह्यतम कोष को, वो उतना खींच पा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन को तो वो खींच नहीं पा रहे हैं ना उतना ज़्यादा, क्योंकि दूरी क्या हो गया, ज़्यादा। अच्छा, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन को यदि वो खींच भी रहा है तो उसके पहले उपस्थित जो कोष हैं, जैसे कि ये सब कोष हैं, ठीक है ना, इनमें तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मान लो यहाँ पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक क्या कर रहा है, ऐसा आकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है तो ये इधर आने का कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पास भी तो उपस्थित है ना पहले से इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, इधर प्रतिकर्षित, ठीक है ना। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। मतलब नाभिक के प्रभाव से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ये इनर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन परिरक्षित करता है, शील्ड करता है, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो परिरक्षण प्रभाव के कारण, किसके कारण, परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। क्लियर है कि नहीं, आकार क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव कौन दिखाता है, एस कक्षक, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ, ऐसा करके, ठीक है। सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव दिखाता है कौन, आपका एस। तो यही कारण है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब हम लोग को थोड़ा सा क्लियरिटी भी तो चाहिए ना, ठीक है। बढ़ रहा है भैया, हम तो जान रहे हैं, लेकिन कौन सा त्रिज्या बढ़ता है, कौन सा त्रिज्या में कितना ज्यादा अंतर रहता है। तो याद रखना, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जब ऐसा नाइट्रोजन से फास्फोरस की ओर जैसे गति करेगा तो सबसे ज्यादा वृद्धि करेगा परमाणु, अपने आकार में अधिकतम वृद्धि करता है, अधिकतम वृद्धि करता है। जैसे कि ये 70 पिकोमीटर है, मान लो नाइट्रोजन का अभी साइज, ठीक है ना, त्रिज्या, तो यहाँ पास हो जाएगा 110 पिकोमीटर। कितना का अंतर आ गया, देखो 70 है तो 30 धन 1, कितना आ जाएगा आपका 40, कितना आ गया 30 धन 10 करके 40 पिकोमीटर का अंतर है। अच्छा, उसके बाद 110 से ये 121 हुआ, 121 से मान लो ये कितना हो गया 141, यानी कि यहाँ पास केवल 11 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। यहाँ पास केवल कितना का वृद्धि हुआ है, 20 का वृद्धि हुआ। और उसके बाद देखो 141 से यहाँ पास जैसे ही गया, कहाँ से कहाँ गया, एंटीमनीस किधर गया है, बिस्मथ, तो कितना हो गया 148। तो ये क्या लोचा है भाई, यहाँ पास एकदम अधिकतम वृद्धि हो रही है, यहाँ पास एकदम क्या हो गया, न्यूनतम वृद्धि। जबकि कोष तो क्या होते जा रहे हैं भाई, बढ़ते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या दिक्कत है, ध्यान से समझ। तो ऐसा क्या कारण है कि हम लोग एंटीमनी से जब कहाँ जाते हैं, बिस्मथ की ओर, उधर ध्यान मत दो भैया, इधर ध्यान मत दो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है ना, इधर ध्यान दो, मैं उसको बाद में लास्ट में पढ़ाऊंगा ना भाई, ध्यान से समझो। तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन से जब फास्फोरस गया तो अधिकतम वृद्धि हुआ, 40 पिकोमीटर का वृद्धि हुआ। और लेकिन जब मैं कहाँ से कहाँ आया, एंटीमनीस किधर आया, बिस्मथ में, तो 141 से 148, मतलब कितना वृद्धि हो रहा है, केवल और केवल 7 पिकोमीटर का। कितना का, 7 पिकोमीटर का। तो ऐसा क्या लॉजिक लग गया, ऐसा क्या गजब भय गया, ठीक है ना, कि इसके कारण कि ऊपर से जैसे नीचे आ रहा था तो साइज उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाया। तो यहाँ पास तुम लोग एक कहानी सुने होंगे लेंथेनाइड संकुचन करके, क्या सुने होंगे, लेंथेनाइड संकुचन। क्या कहानी है भाई लेंथेनाइड संकुचन, 2 मिनट के लिए बता देता हूँ, ठीक है ना, 2 मिनट के लिए बता देता हूँ, ठीक है। 2 मिनट आप लोग ध्यान देना भाई, क्या होता है लेंथेनाइड संकुचन। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट बस टाइम देना मेरे को। देखो यहाँ पास ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये आपका कौन सा फैमिली है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली, ये आवर्त देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां आवर्त में है आपका कौन, बिस्मथ। एंटीमनी से जब मैं किधर गया, बिस्मथ की ओर गया। एंटीमनी से किधर गया हूं मैं, बिस्मथ की ओर। दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, ध्यान दो इधर, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, जब एंटीमनी से हम लोग किधर गए, बिस्मथ की ओर गए। किधर गए, बिस्मथ की ओर। तो केवल एकदम न्यूनतम वृद्धि हुआ। असल में होता क्या है, देखो हम लोग तो ऐसे पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल को, इस तरीके से जाते हैं ना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में कैसे जाते हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास देखो, जैसे ये डी ब्लॉक के बाद ये आता है, पी ब्लॉक आता है, ठीक है। तो यहाँ पास 14 तत्व का वृद्धि होता है। यहाँ पास क्या है, ये जो मैं आप लोगों को उस दिन बता रहा था जब मैं क्या पढ़ा रहा था, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा रहा था। तो ये जो एफ कक्षक है यहाँ पास उपस्थित है, बोलो। तो एफ कक्षक जितना भी है वो उपस्थित है, यानी कि यहाँ पास 14 ठोक कक्षक उपस्थित है। कितना, 14 ठोक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इसमें, एक्स्ट्रा। यानी जैसे कि एंटीमनी है, ध्यान से समझना, आपका एंटीमनी है। चलो शुरुआत करते हैं। एंटीमनी Sb है, ठीक है। परमाणु क्रमांक है आपका कितना, 51 है। कितना है, 51। चलो कहानी चलते हैं, ठीक है।
हम लोग क्या निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, ठीक है। कैसे बोला हूँ, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल ऐसे लिख लिया करो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। याद है कि नहीं, ट्रिक बताया था ना मैं, समझाने के लिए एकदम गहराई तक जा रहा हूँ भाई, तो आप लोग एकदम समझते रहना। और यही चीज़ को मैं बार बार नहीं बताऊँगा, एक वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपको फिर से देखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ। देखो 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S और ये 8S। उसके बाद 2P 3P 4P 5P 6P 7P 3D 4D। ध्यान दो क्या बोला हूँ मैं, 3D हो गया और 4D हो गया, ठीक है। 3D 4D, ये आपका आ गया क्या 5D, और ये आ गया आपका 6D। ये 4F हो गया और ये 5F हो गया। क्या हो गया 5F। अब हमको निकालना है एंटीमनी का। एंटीमनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। चलो शुरू करते हैं जी। 1S2 2S2 2P6 3S2, क्या हो गया 3S2, फिर क्या हो गया 3P6, फिर क्या आ जाएगा आपका 4S2, क्या आ गया 4S2। 4S2 के बाद क्या आ जाएगा आपका 3D10। देखो देखो देखो, ये 10 हुआ है, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 19 20, 20 10 30, यहाँ तक कितना हो गया 30। अच्छा 3D10, 3D10 के बाद क्या आएगा आपका, देखो तो 4P6 आ गया, क्या आ गया 4P6। 4P6 के बाद क्या आएगा 5S2, उसके बाद क्या आ जाएगा 4D10। देखो यानी 30 30 धन 36 36 37 38 38 10 48, कितना आ गया 48। 4D10 हो गया। उसके बाद देखो 5P6, ठीक है, कितना हो गया 5P6। 5P6 हो गया क्या, नहीं 48 है ना भाई, 49 50 51, यानी कितना 3, 5P3। क्या हुआ 5P3। याद है कि नहीं ये सब, ठीक है। तो 5S। अब देखो तुम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल डाले, इसको शो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, ऐसा है, कितना है टोटल 5। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, उसके अनुसार जमाते जाओ। 1S2 2S2 2P6 3S2, ऐसे भर रहा है ना। फिर क्या आ जाएगा 3P6, फिर इधर आगे बढ़ जाता है 4S2, दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, क्या हो जाएगा 4S2। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ तक हो गया है ना। 1S2 क्या कर रहे थे जी, देखो 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 4S2 तक गए हैं। उसके बाद फिर से 3D, क्या हो जाएगा आपका 3D10। 3D10 के बाद इधर देखो 4P6 है ना, ये देख। फिर क्या होगा 5S2, इधर आ गया लास्ट। फिर क्या हो गया, फिर से 4D10, और उसके बाद क्या आ गया 5P3। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन को देखो, अंतिम कक्षक में क्या है 5S2 5P3, ये वाला कहानी है। किसमें, एंटीमनी में। किसमें, एंटीमनी में। अब बिस्मथ का कहानी देखो, बिस्मथ की कहानी में क्या होगा, ठीक है ना, ध्यान देना। बिस्मथ की कहानी में क्या गजब भरेगा, ध्यान दो, ठीक है। जैसे ही बिस्मथ आएगा, ठीक है ना, उसका परमाणु क्रमांक है आपका कितना 83, कितना है 83। मतलब यहाँ तक का तो कहानी सेम है। 4D10 है, 4D10 के बाद क्या आ जाएगा आपका बताओ। 4D10 जैसे ही होगा 5P6, ठीक है ना, 5P6 से देखो यहाँ तक का 48 हुआ था ना भाई, 48 हुआ है। 48 के बाद 5P क्या आ गया आपका 6, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 6S2, क्या आएगा 6S2। और उसके बाद देखो 4F कक्षक भरेगा, क्या भरेगा 4F में कितना 14 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद आएगा आपको कौन सा 5D, कितना इलेक्ट्रॉन 10। और उसके बाद आएगा आपका लास्ट में 6P, और वो भी कितना 3। अब गिनो 48 हुआ था ना, 49 50 50 6 56 56 और 14 60 10 70 70 10 80, यहाँ तक 80 80 और 3 83, ये ऐसा हुआ। अब दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पास अंतिम में देखो F कक्षक भरा नहीं है, मतलब F इलेक्ट्रॉन यहाँ पास प्रवेश किया नहीं है। किसमें, एंटीमनी में। किसमें, एंटीमनी में, ठीक है। ध्यान से देखो अब इसमें क्या होगा कहानी, 5 और ये 6, ठीक है। ध्यान से समझते रहना ना, ठीक है। देखो कैसे था, 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10, क्या हो गया आपका 3D10 4P6 3D10 हो गया आपका, 4P6 हो गया। फिर क्या आ जाएगा 5S2, 5S2 के बाद क्या आ जाएगा 4D10, फिर क्या आएगा 5P6, 5P6 के बाद 6S2 जैसे ही कंप्लीट हुआ ना, इधर देखो
4f14 यानी f कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन भरा गया। और यदि f कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन भरा तो इधर 14 प्रोटॉन का भी दन्न से वृद्धि हुआ। समझ रहे हो कि नहीं? 14 प्रोटॉन का भी तो वृद्धि हुआ यदि इधर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर किसका? प्रोटॉन का संख्या। अच्छा, उसके बाद देखो 5d10, फिर लास्ट टर्म क्या आ गया आपका 6p3। अब ध्यान से समझना, इसमें कंपेयर करना और इसमें कंपेयर करना, ध्यान देना। यहाँ पास f कक्षक अनुपस्थित है, f कक्षक अनुपस्थित है तो इसका जो नाभिक का आवेश में 14 इलेक्ट्रॉन का कमी है। लेकिन जैसे ही फट से नीचे गया, ठीक है ना, क्या हुआ था यार, याद करो ना, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, तो यहाँ से यहाँ गया है ना जस्ट, ठीक है, यानी कि वर्ग क्रमांक कितना है, सॉरी वर्ग क्रमांक 15 में कौन से आवर्त में गया है? 5वें से किसमें गया? जैसे ही 6वें में गया तो 6वें आवर्त में लेंथेनेट तत्व कितना? 14 ठोक भर गया। तो नाभिक का आवेश का मान क्या हो गया? ज़्यादा। और जैसे ही नाभिक का आवेश ज़्यादा होगा तो ये बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। जेड इफेक्ट का मान क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा, तो भैया ये बीच में है वो क्या टाइम पास कर रहे हैं? ये क्यों नहीं रोका? तो एक चीज़ याद रखो, मैं क्या बताया था कि परिरक्षण प्रभाव का मान सबसे ज़्यादा किसके रहता है? एस। उसके बाद किसके पास रहता है? पी। उसके बाद किसके पास रहता है? डी। उसके बाद किसके पास रहता है? एफ। चूंकि एफ कक्षक क्या है? दुर्बल परिरक्षण प्रभाव वाला है, तो ये जो नाभिक आकर्षित कर रहा था उस प्रभाव से ये 14 इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है, ये रोक ही नहीं पाया। समझ रहे हो ना? वरना ये वाला 14 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको क्या करता? अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता। जैसे कि क्लास में मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मैं नाभिक और मैं लास्ट में उपस्थित जो बच्चा है, ठीक है ना, उसको अपनी ओर बुला रहा हूँ। अब लास्ट में उपस्थित बच्चे को मैं बुला रहा हूँ, नॉर्मल बुला रहा हूँ, ठीक है, वो आएगा क्या? नहीं, कुछ क्वेश्चन ही कर देंगे गुरुजी करके, नहीं आएगा ना भाई, डर के। और उसके और जो बीच में दोस्त रहेंगे उन लोग डराएंगे, और कोई एक तगड़ा दोस्त तो होगा, अरे बुला रहा है तो बुलाने दे, मैं देख लूँगा, ऐसे बोलेगा ना। समझ रहे हो? ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो वो है क्या? एस कक्षक, ऐसा समझो। उसके बाद पी। अब मेरा दिमाग खराब हुआ, अब मैं गुस्सा के साथ चिल्लाया, मतलब आ बोला, मतलब मेरा नाभिक का आवेश क्या हो गया? बढ़ गया, ऐसा समझो ना। 14 इलेक्ट्रॉन भरा तो 14 प्रोटॉन भी बढ़ा, लेकिन उधर एफ कक्षक वाले संख्या क्या है? ज़्यादा है। मतलब ऐसे बच्चे का संख्या क्या है? जो दुर्बल है, जो मेरे से खुद डरते हैं, नाभिक से ही क्या करते हैं? डरते हैं, ऐसा समझो। तो मैं अब बुलाऊंगा तो वो जो सबसे बाहर में, सबसे लास्ट में जो लड़का है वो तुरंत मेरे पास आ जाएगा। मतलब क्या है? ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये है नाभिक, नाभिक में 14 प्रोटॉन का वृद्धि हो गया, और 14 प्रोटॉन का वृद्धि हुआ, 14 इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हुआ, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहिए था, ठीक है ना, इसको प्रतिकर्षित करना चाहिए था। चूंकि इसका परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होता है? कम, तो ये रोक नहीं पाता और ये अंदर आ जाता है। तो इस कारण इसका आकार और इसका आकार लगभग बराबर बोल सकता हूँ ना, मात्र 7 पिकोमीटर का अंतर है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यही कारण है कि जो आपका, ठीक है ना, वर्ग क्रमांक 15 है, उसमें जब हम लोग किधर जाते हैं? एंटीमनी से बिस्मथ की ओर गति करते हैं, तो उसमें क्या होता है? न्यूनतम वृद्धि होता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं बच्चों? क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु त्रिज्या। और परमाणु त्रिज्या में क्या बताया कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या में लगातार क्या होती जाती है? वृद्धि। अधिकतम वृद्धि होती है नाइट्रोजन से फास्फोरस में, न्यूनतम वृद्धि होता है किसमें? Sb से बिस्मथ में। यानी नाइट्रोजन से फास्फोरस की ओर जाते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि नए कोष भरते हैं और 3D कक्षक भी उपस्थित होता है। लेकिन जब एंटीमनी से किधर जाते हैं? बिस्मथ की ओर जाते हैं, तो सहसंयोजित त्रिज्या का मान न्यूनतम बढ़ता है, केवल 7 का हुआ था ना, 7 पिकोमीटर का वृद्धि, क्योंकि डी कक्षक और एफ कक्षक उपस्थित हो जाते हैं, भर जाते हैं, और इसके कारण आपका क्या होता है? लेंथेनाइट संकुचन। क्या होता है? लेंथेनाइट संकुचन। जो एफ कक्षक भरे ना, वो लेंथेनाइट तत्व था जी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो यहाँ तक तुम लोग को समझ आ गया होगा परमाणु त्रिज्या क्या है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसमें? दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता। क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता? बताया था मैं आप लोगों को, याद करो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला था कि किसी सहसंयोजक आबंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास में वर्ग क्रमांक क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को? 15। ठीक है ना, तो NH3 का उदाहरण ले लेते हैं भाई, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना? बॉन्ड बना, तो ये बॉन्ड बना है। ठीक है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उसको अपनी ओर कौन खींच लेगा? ये नाइट्रोजन खींच लेगा। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है? जो सहसंयोजक आबंध बना था उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म था उसको अपनी ओर कोई खींचने वाला जो कंपाउंड रहता है, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या?
ठीक है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। क्या बोलेंगे? अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या होता है परिभाषा, ये तो जान डालो। कभी भी ऐसा लिखने के लिए आता है ना, तो पहले तो लिखा करो उसका परिभाषा, और उसके बाद वर्ग क्रमांक 15 में उसका प्रभाव दिखाना है। अब वर्ग क्रमांक 15 का कहानी क्या है, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, ये है ना, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे आज सभी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब इसमें कहानी ये है कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ऊपर से जब हम लोग कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, देखो ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है। और साइज जो रहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। साइज बढ़ेगा, ठीक है ना, साइज बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, क्योंकि यहाँ पास साइज छोटा, यहाँ पास का साइज क्या होते जाएगा, ऐसा बड़ा, क्योंकि कोषों की संख्या क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है ना। आप तो नाभिक से दूरी क्या होते जाएगा, ज़्यादा, नाभिक से दूरी जाता होते जाएगा, ध्यान से समझना। तो कोई भी दूसरे एटम को, ठीक है ना, ध्यान से समझना, तो दूरी जाता होते जाएगा, तो यहाँ पास उपस्थित कोई दूसरा एटम रहेगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने का जो कैपेसिटी है वो इस तत्व का क्या होते जाएगा, कम। मतलब जब ऊपर से हम नीचे आते हैं, जब हम लोग कहाँ आते हैं वर्ग में, ऊपर से नीचे आते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता है, घटता है। तो नॉर्मल सा कहानी याद रखना, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, सॉरी परमाणु त्रिज्या बोलता हूँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होते जाता है, घटते जाता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा किसका, इस फैमिली में, नाइट्रोजन का, फिर फास्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का, फिर बिस्मथ का। किसका रहेगा, बिस्मथ का। एकदम नॉर्मल सा ट्रेंड है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है, याद रखना। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद किसका, क्लोरीन का, कई लोग कार्बन का भी बोलते हैं, लगभग बराबर रहता है, ऐसा बोला जाता है। अच्छा, विद्युत ऋणात्मकता का मापन करते हैं पाउलिंग स्केल से, ठीक है ना, पाउलिंग बोलते हैं कई लोग, ऐसे PULING, अलग अलग स्केल दिया गया था, BSc वगैरह में पढ़ोगे आप लोग, ऑलरेडी रेसो का दिया गया था, ठीक है, मिल्टन का दिया गया था, अलग अलग कहानी है, तो उसको छोड़ो तुम लोग। पाउलिंग स्केल से मापते हैं, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता का मापन करने के लिए कोई स्केल का यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा है आपका, पाउलिंग स्केल। और उसके अनुसार नाइट्रोजन का जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो 3.0 है, फास्फोरस का 2.1, आर्सेनिक का 2, एंटीमनी का है आपका 1.9 और बिस्मथ का है 1.9। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक का आज का क्लास समझ आया होगा। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट भौतिक गुण, जैसे कि आपका आयनन ऊर्जा एटसेट्रा जितना भी है। तो मिलते हैं बच्चों कल, धन्यवाद।